तो आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को अमोनिया, हाइड्रोजन, है ना, और एक वाटर भी होता है ना। इसमें हम वाटर भी कह सकते हैं कि अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, ये तीन फ्लूइड का रोल है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में, है ना। ये भी एक तरह का क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है। ये अभी तक हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो दो बेसिक पॉपुलर हम लोग पढ़े थे, एक अमोनिया वाटर, ठीक है, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और दूसरा लिथियम ब्रोमाइड वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अमोनिया वाटर में जो है जो रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया यूज होता था, और वाटर का काम यहाँ पर एब्जॉर्बेंट के रूप में, ठीक है, ये यूज होता था। तो वाटर बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम, है ना, वो काम करता था। वही लिथियम ब्रोमाइड में जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा वाटर वाटर जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता था। बल्कि उसके बाद जो एब्जॉर्बर है, जो एब्जॉर्ब करता है ना, वो लिथियम ब्रोमाइड हो गया एब्जॉर्बर के रूप में। ठीक है। इसमें ये H2O जो है एब्जॉर्बर है, जो एब्जॉर्ब करने वाला, एब्जॉर्बेंट होता है जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसी तरह से इन दोनों ही साइकिल में हम लोग देखे थे, चाहे अमोनिया वाटर हो या लिथियम ब्रोमाइड वाटर हो, इन दोनों में एक एक और जो इनपुट सोर्स था, इस दोनों ही वेपर एब्जॉर्प्शन में जो इनपुट सोर्स था, एक तो हमारा हीट सप्लाई इन जनरेटर, जो कि क्या है, हीट सप्लाई इन जनरेटर, ये इनपुट सोर्स है। और दूसरा इसमें हम यूज करते थे क्या, पंप। तो पंप भी अब, हालांकि यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन में पंप जो है वो लिक्विड को हैंडल करता है, लिक्विड मिक्सचर को हैंडल करता था, इसीलिए पंप वर्क जो है की जो वैल्यू है वो इतना कम होता था कि हम इसमें पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी पंप लगा हुआ है तो कुछ तो एनर्जी ये लेगा ही, इसको चलाने के लिए फिर तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी देना ही पड़ेगा, तभी पंप चलेगा। या फिर कोई हम लोग डीजल इंजन चाहे आईसी इंजन जो भी है, एक प्राइम मूवर तो देना ही पड़ेगा, तभी पंप क्या होगा, ऑपरेट होगा। हीट सप्लाई तो हम फ्यूल जला के, या मान लीजिए पावर प्लांट से जो स्टीम वेस्ट हो रहा है तो उस स्टीम से, है ना, हॉट फ्लू गैस से, तो हीट सप्लाई करने का हमारे पास कई सारा मीडियम है जहां से हम सप्लाई कर सकते हैं। पंप को भी हमको एक प्राइम मूवर की जरूरत। तो हम बात कर रहे थे यहाँ इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में कि वेपर, ये भी एक क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो अभी तक जो दो पॉपुलर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पड़े हैं, अमोनिया वाटर और लिथियम ब्रोमाइड वाटर, तो इन दोनों में एक एक डिवाइस और यूज होता था जिसको हम कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करते थे, बट सेटअप की लगा रहता था, वो है पंप। पंप में है कि यहाँ पंप जो है लिक्विड को हैंडल कर रहा है, इसीलिए वर्क जो इसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है वो बहुत लेस अमाउंट है, लेसर अमाउंट, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन सेटअप में जब ये पंप है तो पंप को ऑपरेट करने के लिए हमको एक प्राइम मूवर की जरूरत होगी ही, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर हो या आईसी इंजन हो, वही हमारा पंप को ऑपरेट करता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक्स्ट्रा डिवाइस है, और ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेता ही है ना। तभी जा करके ये फिर ये दोनों ही साइकिल जो है अब पूरी तरह से ऑपरेट होता है। जहाँ हीट सप्लाई की बात है तो हीट सप्लाई तो हम कोई भी हीट सोर्स फ्यूल जला के हो, या स्टीम पावर प्लांट से स्टीम का हो से यूज करके हो, या फ्लू गैस का यूज करके हो, हम हीट की सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई के लिए हम लोग यहाँ पर सोलर हीटर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। सोलर हीटर एक तरह ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोलर रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, है ना। तो इसी को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए कि हम यहाँ से अगर पंप को हटा दें, पंप को अगर किसी तरह से हम यहाँ रिप्लेस कर पाए, तो हमारा जो एक्स्ट्रा डिवाइस है, जो पंप के साथ प्राइम मूवर भी लगाना पड़ेगा, तो इसकी
प्रॉब्लम हमको दूर हो सकती है। तो यही चीज हुआ है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में जो 3 फ्लूइड यूज होता है वो है एक अमोनिया, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है वाटर। ये 3 फ्लूइड सिस्टम भी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी एक तरह का वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही टाइप है। बस इसमें यह है कि जो अभी तक जो अमोनिया वाटर चाहे लिथियम ब्रोमाइड वाटर में पंप हम यूज करते थे, इसमें पंप को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको में से पंप को हटा दिया जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में पंप लगा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कि अमोनिया वाटर जो वेपर एब्जॉर्प्शन था, उसमें पंप का रोल क्या था? पंप का जो रोल था वो था कि पंप जो है एब्जॉर्बर से लिक्विड को हैंडल करके जनरेटर में पहुंचाता था, है ना। यानी कि एब्जॉर्बर जहाँ की लोअर पोजीशन पे रहता था, जनरेटर जहाँ हायर पोजीशन पे रहता था, पंप जो है उसको एब्जॉर्बर से लिक्विड को निकाल के जनरेटर में सप्लाई करता था। यहाँ इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में पंप नहीं है। तो पंप नहीं है तो फिर यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो कैसे हैंडल होगा? तो यहाँ इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में जो लिक्विड का हैंडलिंग होता है वो अंडर प्योर ग्रेविटी, ये किसके कैसे होता है? ग्रेविटी के से होता है। मतलब ग्रेविटी फोर्स जो इसको हम कहते हैं कि अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया जो फोर्स है वही ग्रेविटी फोर्स कहलाता है। और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, अर्थ अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ लिक्विड का हैंडलिंग जो है वो ग्रेविटी के अंडर में होता है, यहाँ कोई भी पंप लगा हुआ नहीं रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का एक तरह का एक डोमेस्टिक टाइप रेफ्रिजरेटर है, जिसको इन्वेंट किया गया बाय 2 स्वीडिश इंजीनियर, जिसका नाम था कार्ल मुंटर्स एंड प्लेटन्स, है ना। 1925 में इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का मतलब इन्वेंट किया गया था। ये भी एक तरह का एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर है, इसमें पंप लगा हुआ नहीं है। तो ये इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है किसका, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का, जिसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक इवेपोरेटर है, दूसरा एब्जॉर्बर है, हीट एक्सचेंजर है, जनरेटर है, रेक्टिफायर है और कंडेंसर है। बस इतना ही सा लगा हुआ रहता है। इसमें नो पंप, कोई भी पंप जो है नहीं लगा हुआ है, ये ग्रेविटी से फ्लो करता है। तो अब है कि ये वर्क कैसे करता है, और इसमें जो 3 फ्लूइड यूज हो रहा है हमारा कौन कौन? एक हो रहा है अमोनिया, एक हो रहा है हाइड्रोजन और एक हो रहा है वाटर, यानी 3 फ्लूइड सिस्टम है ये। तो इसमें जो अमोनिया यूज हो रहा है वो आपको रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज हो रहा है। इस तीनों ही फ्लूइड में जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन है? अमोनिया है। ठीक है, यहाँ वाटर जो है ये बस एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। ये क्या है? एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, या फिर ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम कर रहा है। इसको ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन का रोल है वो रोल है कि इवेपोरेटर प्रेशर को लोअर कर देना। यानी कि ये हाइड्रोजन क्या करता है, इवेपोरेटर प्रेशर को लोअर कर देता है, यानी कि लोअर प्रेशर पर ही इवेपोरेशन मतलब स्टार्ट हो जाती है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। अब हम लोग आते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिवाइस हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेटर में, कि इवेपोरेटर में क्या होता है। तो इवेपोरेटर हमारा वो डिवाइस है जो स्टोरेज के अंदर फिटेड रहता है, जहां से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है। यही हमारा मेन आउटपुट जो है वो इवेपोरेटर ही है, जो स्टोरेज को कूल रखने में मदद करता है ना। तो इवेपोरेटर में यहाँ पर एंट्री लेता है कौन? तो इसमें एंट्री लेता है अमोनिया। अमोनिया जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के रूप में एज ए लिक्विड या मिक्सचर के रूप में। तो मिक्सचर भी होगा तो वो मिक्सचर रिच इन
लिक्विड फॉर्म, यानी कि ज्यादातर अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, इवेपोरेटर में एंट्री लेता है। और इवेपोरेटर में मौजूद होता है हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का जो इवेपोरेटर में रोल होता है, वो रोल होता है कि ये हाइड्रोजन गैस अमोनिया के जो पार्शियल प्रेशर है उसको लो कर देता है। मतलब हो गया कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में अमोनिया लोअर प्रेशर पर ही वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीका से बोले तो हाइड्रोजन गैस जो इवेपोरेटर में प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में अमोनिया जो है लोअर प्रेशर पर, ये है ना, या फिर लोअर बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। इसके पार्शियल प्रेशर को ये रिड्यूस कर देता है। तो हाइड्रोजन के पास ऐसा गुण है कि अमोनिया को के प्रेशर को लोअर करने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है लोअर हो जाता है, यानी अमोनिया लोअर टेम्परेचर पर ही इवेपोरेशन करने लगता है। कहाँ पर, इवेपोरेटर में। तो जब अमोनिया इवेपोरेटर में इवेपोरेट करता है तो उस समय ये जो स्टोरेज का लैटेंट हीट है, ठीक है, उस लैटेंट हीट को वो गेन कर लेता है और यहाँ पर वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक बार और समझते हैं कि इवेपोरेटर में मौजूद होता है पहले से हाइड्रोजन गैस। जब अमोनिया इवेपोरेटर से में एंट्री लेता है तो ये हाइड्रोजन गैस अमोनिया के पार्शियल प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस अमोनिया को अलाउ करता है इवेपोरेशन एट लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर पर ही ये इसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर वो इवेपोरेशन करता है तो वो अपना लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को गेन करता है। तो यहाँ अमोनिया का इवेपोरेशन हो रहा है तो वो भी अपना लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ से गेन करेगा। और चूंकि ये इवेपोरेटर स्टोरेज के अंदर होता है इसीलिए अमोनिया जो लेटेंट हीट को गेन करेगा वो लेटेंट हीट अपने स्टोरेज का जो हीट है उसको वो गेन करके, तो स्टोरेज के हीट को ये गेन कर लिया तो स्टोरेज में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इवेपोरेटर में अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों ही क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है। ये दोनों मिक्स तो करता है लेकिन रिएक्शन नहीं करता है। ये एक मिक्सचर बनाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनता है। यहाँ किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में नहीं होती है। तो इवेपोरेटर से जो आउट होता है, यहाँ पर इवेपोरेटर से जो आउट होता है वो अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन और अमोनिया गैस का जो मिक्सचर है इसके जस्ट बगल में क्या होती है, एब्जॉर्बर लगा हुआ रहता है ना। और एब्जॉर्बर में मौजूद होता है वाटर। पहले से एब्जॉर्बर में क्या मौजूद होता है, वाटर। तो अमोनिया और हाइड्रोजन ये दोनों का ही स्टेट क्या है, भापर है। ये दोनों ही फिजिकल स्टेट इसका क्या है, भापर। हाइड्रोजन तो ऐसे भी गैस है, अमोनिया तो लिक्विड के रूप में आया था इवेपोरेटर में और वो लेटेंट हीट को गेन करके वेपराइज कर गया, वो भी भापर के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करके और इवेपोरेटर से आउट होकर के आती है कहाँ पर, एब्जॉर्बर में। ठीक है, एब्जॉर्बर में मौजूद होता है वाटर। और हम जानते हैं कि वाटर के पास हाईली एफिनिटी होता है अमोनिया को एब्जॉर्ब करने का। मतलब हो गया कि अब वाटर और अमोनिया अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया तो ये दोनों ही जो है वो रिएक्शन करके एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो जब ये अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों ही गैस का मिक्सचर यहाँ पर एंट्री लेता है कहाँ पर, एब्जॉर्बर में, तो वाटर क्या करता है कि इस मिक्सचर में से अमोनिया को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि वाटर के पास अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की एफिनिटी काफी हाई होती है। इस कारण से वाटर क्या करता है, टोटल अमोनिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो हाइड्रोजन गैस इस तरह से यहाँ से रिलीज होता है जो वापस फिर एब्जॉर्बर से इवेपोरेटर में, चूंकि एब्जॉर्बर का प्रेशर हायर है
इवेपोरेटर का प्रेशर लोअर है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी गैस जो फ्लो करती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। तो यहाँ पर अमोनिया और वाटर तो एक्वा सॉल्यूशन बना के, दोनों का ही एक्वा सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट हो जाएगा ये लिक्विड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिजिकल स्टेट लिक्विड। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में ही रहेगा। तो गैस के रूप में रहेगा तो यहाँ से क्या करेगा, वो हायर प्रेशर है एब्जॉर्बर का, लोअर प्रेशर है इवेपोरेटर का, तो ये एब्जॉर्बर से निकल के कहाँ चला जाएगा? इवेपोरेटर में वापस चला जाएगा। तो हाइड्रोजन का रोल जो है बस इवेपोरेटर से लेके एब्जॉर्बर तक ही है, इसके बाद हाइड्रोजन आगे नहीं जाता है। इवेपोरेटर से निकल के आएगा एब्जॉर्बर में, और एब्जॉर्बर से निकल के वापस फिर वो इवेपोरेटर में चला जाता है। अब बात आती है कि अब जो एब्जॉर्बर में हाइड्रोजन गैस तो निकल गया, लेकिन अब एब्जॉर्बर में जो सॉल्यूशन मौजूद है वो है अमोनिया और वाटर का एक्वा सॉल्यूशन। ये है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये इसकी जो पोजीशन होती है वो हायर पोजीशन, मतलब एब्जॉर्बर जो है वो मतलब अर्थ से अपर लेवल पर, ऊंचा पे होता है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी लिक्विड जो अपर सरफेस पे है, तो अगर हम उसको अंडर ग्रेविटी गिरने देंगे तो वो नीचे की ओर क्या करेगा? वो फ्लो करेगा। यानी एब्जॉर्बर जो होता है हायर पोजीशन पे होता है, और जनरेटर जो है लोअर पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पर लिक्विड आसानी से एब्जॉर्बर से जनरेटर में पहुंच जाता है। कैसे? तो ग्रेविटी की फोर्स की मदद से। यहाँ इससे पहले के वेपर एब्जॉर्प्शन में पंप होता था जो एब्जॉर्बर से लिक्विड को निकाल के, है ना, ये एब्जॉर्बर है और ये जनरेटर है। तो एब्जॉर्बर से निकाल के लिक्विड को जनरेटर में पहुंचाने के लिए पंप लगा रहता था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स में पंप नहीं है। तो ये एब्जॉर्बर हायर पोजीशन पे रहता है और जनरेटर लोअर पोजीशन पे रखते हैं इसको सेटअप। तो एब्जॉर्बर से में जो भी लिक्विड यहाँ पर फॉर्म होता है वो आसानी से जनरेटर में अंडर ग्रेविटी जो है पहुंच जाता है। इसी के दौरान यहाँ पर क्या लगा हुआ रहता है? हीट एक्सचेंजर लगा हुआ रहता है। और जैसा कि जानते हैं कि अमोनिया और जो वाटर का जो ये रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा? एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हीट जो है रिलीज होता है, यहाँ पर हीट रिलीज होता है। तो इस तरह से फिर ये दोनों ही एक्वा सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में अमोनिया और प्लस वाटर हीट एक्सचेंजर से होते हुए पहुंचता है कहाँ? जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में हम यहाँ से किसी एक हीट सोर्स से इसमें हीट की सप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम जनरेटर में हीट सप्लाई करते हैं तो जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रेशर पर वो काफी लोअर होता है H2O के बॉइलिंग पॉइंट से, इसके बॉइलिंग पॉइंट से काफी लोअर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर तो अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। तो जब हम हीट सोर्स इसमें अप्लाई किए तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने के कारण अमोनिया जो है एट लोअर टेम्परेचर पर ही क्या बन जाता है? भापर बन जाता है, ठीक है। और वाटर जबकि लिक्विड स्टेट में ही रह जाता है। और थोड़ा मोड़ा अगर मान लीजिए कुछ ट्रेस ऑफ वाटर भी इवेपोरेट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है। और लेकिन अमोनिया जो है टोटल का टोटल यहाँ से इवेपोरेट कर जाता है, और वाटर भी कुछ ट्रेस में वो इवेपोरेट करता है। और इस तरह से अमोनिया और वाटर वेपर, तो स्वाभाविक है जनरेटर में हम लगातार हीट की सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी वेपर बनेगा वो जनरेटर के अपर पार्ट में जाके कलेक्ट होगा। तो इससे लगातार अगर हीट की सप्लाई करते रहे तो जनरेटर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब हाई प्रेशर यहाँ इंक्रीज करेगा तो यहाँ से वेपर जो है वो ऊपर की ओर राइज करेगा, है ना। और वो राइज करके फिर ये पहुंचता है कहाँ पर? तो रेक्टिफायर में, ठीक है। जनरेटर से जो भी अमोनिया का भाव हो गया और कुछ ट्रेस वाटर वेपर दोनों ही पहुंचता है कहाँ? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर
अपर पोजीशन पे होता है, जनरेटर सबसे लोअर पोजीशन पे होता है, लेकिन यहाँ प्रेशर हाई होने के कारण गैस तो आसानी से ऊपर की ओर फ्लो कर सकती है ना। लिक्विड को न ऊपर फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन गैस तो आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो जनरेटर से ये भापर दोनों ही रेक्टिफायर में पहुंचता है, और रेक्टिफायर का काम है, रेक्टिफायर को सेपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर में दोनों ही गैस आके कलेक्ट होता है। तो वाटर वेपर का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट हायर है, तो यहाँ पर वाटर जो वेपर बन गया था, अगर कुछ देर रेक्टिफायर में ये अगर ठहर जाती है तो वाटर वो क्या बन जाता है, लिक्विड के रूप में कंडेंस करके रेक्टिफायर के बॉटम पार्ट में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है ना। लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट तो काफी लोअर है, वो वेपर के फॉर्म में ही रहता है। तो वो वेपर के फॉर्म में रेक्टिफायर से सिर्फ और सिर्फ अमोनिया वेपर जो है वो पहुंचता है कहाँ पर, कंडेंसर में वो सिर्फ पहुंचता है अमोनिया वेपर। जो भी ट्रेस ऑफ वाटर जनरेटर से इवेपोरेट करके आया, रेक्टिफायर उस वाटर वेपर को सेपरेट कर देता है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा ही देर ये ठंडा होगा तो वाटर खुद जो है वेपर से लिक्विड यहाँ पर बन के जमा हो जाएगा, और ये रेक्टिफायर में जो भी वाटर यहाँ पर जमा होगा वो वापस जो है मतलब एब्जॉर्बर में, एब्जॉर्बर फिर रेक्टिफायर से लोअर पोजीशन पे होता है, तो यहाँ अंडर ग्रेविटी जो है वाटर रेक्टिफायर से निकल के कहाँ पहुंचेगा, एब्जॉर्बर में पहुंच जाएगा, है ना। इसके बाद जनरेटर में यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का रोल देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर के रोल में जब जनरेटर को हम हीट सप्लाई किए थे तो उस समय वाटर और अमोनिया दोनों ही गर्म हुआ था। तो जो अमोनिया जो बन गया वेपर वो तो चला गया रेक्टिफायर में, और जो लिक्विड रूप में ही रह गया वो क्या हो गया कि वो यहाँ से मतलब हॉट H2O जो वीक सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन मतलब हो गया कि रेफ्रिजरेंट की मात्रा उसमें बहुत ही कम है। तो इसके पास क्या है, हीट है ना, चाहे अमोनिया हो या वाटर हो, हॉट वाटर है ये, है ना। अगर ये वेपर के रूप में भी है तो हॉट वेपर जो है जब ये हीट एक्सचेंजर से पास करता है तो ये हॉट वाटर जो है ये अपना हीट एक्सचेंज करके इसको देता है ना। अमोनिया और H2O जो एब्जॉर्बर से जनरेटर में जा रहा है इसको हीट पहले ही सप्लाई कर देता है, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर हॉट स्टेट में ये एंट्री लेता है, तो जनरेटर में हमको कम हीट की सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हीट एक्सचेंज कर लिया, तो ये वाटर जो है अपना हीट इस सॉल्यूशन को दिया, तो वाटर भी कूल हुआ और जो सॉल्यूशन है वो हीट हो गया। और क्योंकि सॉल्यूशन को फर्दर हमको हीट और करना ही है तो पहले ही थोड़ा कर दिए इसके मदद से, तो इससे हमको जनरेटर में हीट सप्लाई कम कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का रोल यही है। इसके बाद जो है जब अमोनिया वेपर यहाँ पर कंडेंसर पे पहुंचती है, तो अब ये वेपर जब कंडेंसर से पास करता है तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जहाँ से हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, है ना। और यहाँ से हीट रिजेक्ट होता है तो अमोनिया का यहाँ कंडेंसर में क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। और इसके बाद ये अमोनिया जो है कंडेंसेशन के बाद ये लिक्विड भी बन जाता है, या फिर अगर ये सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में हमारा बाहर आता है कंडेंसर से, या फिर सर्टेन मिक्सचर के रूप में वो कंडेंसर से आउट होता है और वो फिर सीधे पहुंचता है कहाँ पे, इवेपोरेटर में। तो यहाँ कंडेंसर का भी पोजीशन हायर होता है इवेपोरेटर से, तो फिर यहाँ पर अंडर ग्रेविटी जो है यहाँ पर अमोनिया जो है वो अंडर ग्रेविटी फिर इवेपोरेटर में एंट्री लेता है, जहां पर फिर से वापस यहाँ हाइड्रोजन गैस जो मौजूद होता है वो अमोनिया के प्रेशर को लोअर कर देता है ना। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर करने का रोल जो है हाइड्रोजन गैस का होता है। अभी तक और जो सेटअप था उसमें हम लोग थ्रोटल भाल्व लगाते थे, थ्रोटल भाल्व से पास करता था रेफ्रिजरेंट, तब उसकी प्रेशर की क्या होती थी, ड्रॉप होती थी। जबकि इलेक्ट्रोलक्स में ये जो प्रेशर ड्रॉप का जो वर्क है ये काम करता है कौन, हाइड्रोजन गैस, ये उसके पार्शियल प्रेशर को लोअर कर देता है।
तो इस तरह से अमोनिया फिर वापस इवेपोरेटर में आके अपना यहाँ इवेपोरेशन करके हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 3 फ्लूइड की मदद से बिना पंप के, है ना, बिना पंप के ही पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है। सिर्फ इसमें इनपुट सोर्स क्या है, तो वो एक हीट सोर्स जो कि हम जनरेटर में दे रहे हैं। बस इसमें एकमात्र हीट इनपुट सोर्स हमारा यही हीट सोर्स है। और बाकी जो है पूरी तरह से ये सिस्टम जो है नॉइजलेस है ना, इसमें कोई पंप है ही नहीं। तो जब पंप है ही नहीं तो फिर इसमें नॉइज, वाइब्रेशन, ये सब तो कुछ प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, ये नॉइजलेस होता है। और यहाँ इवेपोरेटर से हमें यहाँ कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें मिलते रहता है। हालांकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मिलता है वो बहुत ही लोअर मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। इसीलिए इसका हम मतलब लोअर एप्लीकेशन जो होती है जिसमें बहुत कम हमको कूलिंग की जरूरत होती है ना, तो उस सब में इलेक्ट्रोलक्स का यूज हम कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर एज ए की लैंग्वेज के रूप में हम लिख दिए हैं, है ना, कि यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल जिस पर ये वर्क करता है, वो प्रिंसिपल वर्क करता है कि मेक द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस वेपर मिक्सचर। हम इसमें गैस वेपर मिक्सचर के प्रॉपर्टीज को यूज करके कूलिंग करते हैं। तो ये क्या है कि अगर कोई, इफ ए लिक्विड इज एक्सपोज टू एन इनर्ट एटमोस्फेयर, अगर कोई लिक्विड किसी इनर्ट एटमोस्फेयर में एक्सपोज करता है, जैसे कि यहाँ पर अमोनिया जो है वो हमारा एक हाइड्रोजन गैस के एटमोस्फेयर में एक्सपोज कर रहा है ना, तो इट विल इवेपोरेट अंटिल द एटमोस्फेयर इज सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ द लिक्विड। तो ये तब तक ये इवेपोरेशन होता है जब तक कि ये पूरा सैचुरेट ना हो जाए। तो ये इवेपोरेशन से जो है, इवेपोरेशन के लिए रिक्वायर हीट चाहिए जो कि वो सराउंडिंग से लेता है, और तब इवेपोरेशन होती है, और तब जाके हमको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पर वर्किंग में। सारा जितना हम प्रोसेस समझाएं वो सब वर्किंग है। यहाँ रोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो रोल है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इट इज पॉसिबल टू मेंटेन यूनिफॉर्म टोटल प्रेशर। यानी कि यहाँ पर जो है एक टोटल प्रेशर को यूनिफॉर्म मेंटेन करने में हाइड्रोजन का रोल होता है थ्रू आउट द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम में प्रेशर को यूनिफॉर्म रखता है, और उसी सेम टाइम में, उसी समय ये परमिट करता है रेफ्रिजरेंट को कि इवेपोरेट एट लोअर टेम्परेचर, यानी लोअर टेम्परेचर पर ही वो क्या करे, इवेपोरेट करे corresponding टू इट्स पार्शियल प्रेशर, अपने पार्शियल प्रेशर के corresponding जो है लोअर टेम्परेचर पर ही इवेपोरेटर में इवेपोरेट करे। तो ये रोल होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके बाद है कि इन दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, इस रेफ्रिजरेटर में नो पंप कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई पंप कंप्रेसर रिक्वायर्ड नहीं होता है। होल साइकिल इज कैरीड आउट इंटायरली बाय ग्रेविटी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर पूरा साइकिल जो ऑपरेट होता है वो ग्रेविटी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट पे ऑपरेट होता है ना। और इसका सीओपी जो होता है वो वेरी लो होता है। ठीक है, और इसमें कोई लुब्रिकेशन जैसा नो वियर, नो टीयर, नो पार्ट्स, नो नॉइजलेस, है ना, ये सब पंप है ही नहीं, तो ये सब कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये यूज करता है उसके बाद लोअर ग्रेड ऑफ एनर्जी जो कि हीट है उसको यूज करता है। फिर सीओपी जो है इसका हम निकालना चाहेंगे तो जितना हमको इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा वो, अब बाय हीट सप्लाई जो जनरेटर में करेंगे वो, तो ये रेशियो से हमें सीओपी मिलती है। हालांकि सीओपी इसकी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट को थोड़ा एम्फेसिस करेंगे ज्यादा कि रोल ऑफ हाइड्रोजन जो है कि एक पॉइंट जो यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म टोटल प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में जो है प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है और अलाउ करता है इवेपोरेशन एट लोअर टेम्परेचर पे, वो क्या करता है, इवेपोरेशन को अलाउ करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग।